नमस्कार दोस्तों आज की जो घटना है यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संत कबीर दास नगर। उसी संत कबीर दास नगर का रहने वाला विजय मिश्रा के परिवार में उसका मात्र एक ही बेटा होता है जिसका उम्र लगभग 25 वर्ष के बीच में रहता है। विजय मिश्रा के घर में उसकी एक धर्म पत्नी होती है मंजू देवी, जो किसी लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो चुका होता है। और इस तरह से घर की सारी जिम्मेवारियां विजय मिश्रा के ऊपर ही चला आता है, क्योंकि घर में कोई भी दूसरा बहू नहीं रहता है। उनकी पत्नी के साल भर जाने के बाद विजय मिश्रा के घर का कामकाज के लिए उसे काफ़ी सताया करता था। दोनों बाप बेटे मिलकर भी घर को नहीं संभाल पाते थे। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। विजय मिश्रा काम के सिलसिले में वो किसान हुआ करता है। दूसरे के खेत पर ढेरी लेकर वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। और इस तरह से आने वाले समय में उनका ये भी बिजनेस चौपट हो जाता है और पूरी तरह से विजय मिश्रा कंगाल हो जाता है। लेकिन इस बीच उसके बेटे होते हैं राहुल अपने पिता की इस मेहनत को देखकर वो अपने आप को काफ़ी मोटिवेट होता था कि मुझे किसी भी तरह से कमाना होगा। राहुल की पढ़ाई छूट जाती है, वो आगे सरकारी नौकरी की बहुत तैयारी करता है, लेकिन उनकी पिता की बिज़नेस को चौपट होते हुए और साथ में घर की जिम्मेवारियाँ के लिए और साथ में उसकी पढ़ाई की खर्च भी अब उठाने वाला कोई नहीं था। जितने भी पैसे उसके खर्च होते थे वो पिता ही उठा लिया करता था। लेकिन इस तरह से दोस्तों राहुल के घर की स्थिति काफ़ी सताने लगती है। उनके घर में एक बहू की भी ज़रूरत होती है। राहुल अपनी पढ़ाई को छोड़कर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। बाहर एक गद्दा फैक्ट्री वो कमाने के लिए चला जाता है, जिससे उसे 12,000 रुपये की महीने अच्छा खासा मिल जाता था। उन पैसों से उनका घर भी काफ़ी अच्छा हद तक चलने लगता है। राहुल उसमें से कुछ पैसे को वो इन्वेस्ट करता था, कुछ पैसे वो सेविंग करता था। सेविंग करके उनके पास अच्छा खासा पैसा राहुल के पास हो जाता था। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपने घर की सोचते हुए उन्होंने एक फैसला लेता है, क्यों ना हम घर में एक बहू को ले आते हैं ताकि मेरे पिताजी की जो बोझ है घर का वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन दोस्तों राहुल का ये प्लान आने वाले समय में उसके पिताजी विजय मिश्रा होते हैं, वो शादी को लेकर काफ़ी नफरत करते थे। वो कहते हैं कि बेटा तू शादी करेगा मेरे जैसा ना तेरा हाल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर विजय मिश्रा की शादी होते ही कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे यहाँ पर विजय मिश्रा अपने बेटे राहुल को सारी बचपना वो खुद ही दोस्तों वो पाल कर बड़े करते हैं और राहुल के ऊपर ये दुख का पहाड़ न टूटे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर विजय मिश्रा होते हैं, वो राहुल को शादी को लेकर माना करते थे। राहुल बड़ी ही जिद्दी किस्म का वो इंसान था। वो कहता है पिताजी जो होगा आगे हैं देखा जाएगा, मुझे तो शादी करनी है ताकि घर का कामकाज करने वाला कोई भी नहीं है। इस बीच लेकर दोस्तों राहुल के पिताजी राज़ी हो जाते हैं। राज़ी हो जाने के बाद उनके पिताजी कहते हैं ठीक है तुम शादी कर लो। राहुल दोस्तों पास के ही गाँव से वो विवाह कर लेते हैं एक मंजू नाम की लड़की के साथ। मंजू का चाल चलन नियत अंदर से बिल्कुल भी ख़राब था। यहाँ पर मंजू की जब रिश्ते देखने राहुल जाते हैं तो वहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि मंजू की अंदर की चाल चलन उनके परिवार की नीयत कैसा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मंजू की विवाह हो जाती है राहुल के साथ, जब वो ससुराल आती है, आने के बाद कुछ महीने तक तो अच्छा से रहती है, लेकिन इस महीने के बीच राहुल अपनी पत्नी मंजू देवी को न ही छूता था, न ही अपनी पत्नी को मुराद को वो पूरा करता था। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी होती है मंजू, वो अपने आप को काफ़ी टूट जाती है, क्योंकि उनके पति एक तो बाहर है और यहाँ पर उनके एक ससुर है, वो कर भी क्या सकती थी। और इस तरह से मंजू की अपने पति की वो लम्हे वो पल काफ़ी सताने लगती है। और इस तरह से मंजू गांव-गांव में अक्सर वो दूसरे सहेलियों के यहाँ छटक्के लगाने के लिए घूमने के लिए शाम में निकला करती थी। मंजू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हॉट महिला रहती है, कोई भी उसे मर्द देखता उसका फिदा हो जाता था। और इस तरह से मंजू डेली मेकअप करके वो बाहर निकलती थी, जिससे और भी गैर मर्द उस पर डोरे डालने लगते थे। और इस तरह से पड़ोस में एक इंसान के साथ मंजू की दोस्ती हो जाती है। वो एक 35 वर्ष का एक आदमी मंजू के साथ अच्छा खासा दोस्ती वो बना लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मंजू देवी अक्सर उनके घर पर भी मिलने के लिए जाया करती थी।
वो इंसान भी मंजू देवी के साथ वो लम्हे वो पल गुजारा करता था। दरअसल वो जिस इंसान से वो दोस्ती की थी, दरअसल उनके 2-2 बच्चे बीवियाँ होते हैं। लेकिन फिर भी वो इंसान मंजू देवी के साथ उनके चेहरे, उनकी खूबसूरती उन्हें काफ़ी पसंद आने लगते हैं। और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी अक्सर शाम को गाँव में घूमने के लिए जाया करती थी। इधर दूसरी ओर उसके ससुर को कानों कान तक खबर नहीं है कि मेरी बहू क्या करती है। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। दूसरी ओर यहाँ पर कमल बाहर कमाने के लिए वो निकला हुआ था। वो घर पर महीने 6 महीने पर वो 1-2 बार आया करता था। और इस बीच जब शादी होता है तब से कमल अपनी पत्नी को साथ कोई भी ऐसा स्वागत वो नहीं मनाते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में उसकी पत्नी की खबर ऐसे निकल कर आती है जिससे यहाँ पर दोस्तों कमल को सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और आप भी जानेंगे दोस्तों तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमल ने ऐसा फैसला लेता है जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली आज की घटना है। दोस्तों आज की घटना शुरू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए ताकि सामने वाला इंसान को भी सीख मिल सके कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में इंसान को यही सीख मिलती है कि इंसान समय के परिवर्तन के साथ अपने आप को ज़रूरत की चीज़ को भी पूरा करना चाहिए। आज कमल की एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पत्नी एक गलत कदम उठा लेती है। दोस्तों ऐसे ही शाम को उसकी पत्नी गांव में घूमने के लिए जाया करती थी। उन्हीं में से एक कमलेश नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 35 वर्ष के रहते हैं। उनके 2-2 बच्चे बेबियाँ होती है। लेकिन कमलेश की नीयत चाल चलन काफ़ी बिगड़ जाती है यहाँ पर मंजू की उसकी बदन को देखकर। और इस तरह से मंजू गांव में घूमने के लिए निकलती है तभी कमलेश चौराहे पे खड़ा रहते हैं। वो कहते हैं मंजू को कि आप इस गांव में नई हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है और इस गांव में इतनी खूबसूरत कोई भी महिला नहीं है। इस बड़ाई को देखते हुए मंजू काफ़ी खुश हो जाती है और हो जाने के बाद वो कहती है कि हम फलना आदमी के मैं बहू हूँ और मैं गाँव में मन बहलाने के लिए निकली हूँ। और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों वो कमलेश और इस मंजू के बीच रिश्ता लगभग कुछ दिन तक गुजरता रहता है। और यही बोलचाल के रिश्ते आगे एक तरह से रिलेशनशिप में गुजर जाए। यहाँ पर कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी घर पर रहकर क्या कर रही है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। इधर दोस्तों कमलेश किसी भी तरह से वो चाहता था कि मंजू को हम अपनी निगाहों में यूं ही फंसा ले। ठीक वैसा ही होता है। दोस्तों यहाँ पर कमलेश मंजू देवी को कहते हैं कि आपके घर कहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों ओहो फलना आदमी क्या बहू है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमलेश मंजू को जाल में फंसाते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि आप इतनी अच्छी है तो आप मेरे साथ एक तरह से पार्टी आपके साथ हम चाहते हैं। और इस तरह से वो पार्टी कैसा है, मंजू देवी कहती है कि हम पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, मेरे ससुर जानेंगे तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। कि यहाँ पर मंजू कमलेश को कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ पर कमलेश कहते हैं कि डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमलेश के घर में उसके बच्चे बीवियाँ होते हैं तो वो मंजू देवी कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर पार्टी मुझे दोगे। कमलेश कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर मंजू देवी और डर जाती है। वो कहते हैं कि मेरे ससुर रहते हैं घर पे, वो जान जाएंगे तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह दोस्तों यहाँ पर कमलेश कहते हैं जब तुम्हारे ससुर सो जाएंगे तब हम तुम्हारे घर पर आया करेंगे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमलेश डेली रात को मंजू देवी घर वो आया करते थे। लगभग यह सिलसिला महीनों तक गुजरता रहता है। इधर मंजू देवी को भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है कमलेश की इस बिहेवियर को लेकर। दूसरी ओर मंजू देवी को पति की मुराद को भी पूरा करता था। दरअसल यहाँ पर कमलेश जो होता है मंजू देवी के साथ अपना रिश्ता को कायम करते हैं। और ये रिश्ता आने वाले समय में महीना 2 महीना गुजर जाता है। जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं यहाँ पर मंजू की तबीयत दिन पर दिन काफ़ी बिगड़ने लगती है।
बिगड़ने के बाद यहाँ पर ससुर जब अपने बहू के पूछते हैं कि बहू क्या हुआ, तुम क्यों इतना परेशान हो। यहाँ पर मंजू बिना कुछ सोचे समझे अपने ससुर कहते हैं पिताजी कुछ नहीं हुआ है, आप कृपया मुझे छोड़ दें। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मंजू की इस कारनामा आगे चलकर और भी खतरे की मोड़ लेने वाली थी। और इस तरह से तबीयत दिन पर दिन मंजू की बिगड़ने लगती है, इतनी ज़्यादा हद तक बिगड़ जाती है कि मंजू को छोड़कर वो कमलेश भाग जाता है। और इस तरह से यहाँ पर मंजू का आगे सपना था कि वो कमलेश से शादी करे और वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमलेश को अक्सर यह आदत था, चाल था कि वो गैर औरतों को फंसाकर उनके साथ रिश्ता कायम करके छोड़ना उसका ये बिजनेस बन चुका था। और आने वाले समय में मंजू अपने आप को टूट जाती है, कमलेश जब उसे धोखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मंजू के साथ कुछ ऐसा घटना घटने वाली थी मंजू ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। और इस तरह से दिल से में सब कुछ गुजरता रहता है और उसके बहू को लेकर उसके ससुर हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी ओर मंजू की तबीयत काफ़ी सीरियस रहते हैं। झट से ससुर अपने बेटे को फ़ोन कॉल लगा देते हैं। पत्नी की तबीयत को सुनकर उसके बेटे कमल बाहर से फ़ौरन घर आते हैं। जैसे ही दोस्तों घर आते हैं, घर आने के बाद जब यहाँ पर पता चलता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। दूसरी ओर यहाँ पर दोस्तों ससुर को ये नहीं पता था कि मेरी बहू किसी गैर मर्दों के साथ ऐसा घिनौना काम की है। लेकिन यहाँ पर उनके ससुर को ये खुशी था कि अब हम दादा बनने वाले थे। लेकिन ससुर को ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी वाकई में गैर मर्दों के साथ रिश्ता कायम की थी। उनको तो ये पता था कि मेरे बेटे ने ये सब किया है। लेकिन यहाँ पर कमल अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी हम अपनी पत्नी के साथ एक भी दिन स्वागत नहीं मनाए हैं, लेकिन फिर भी इनके पास बच्चा कैसा। यहाँ पर उसके पिता जब सुनते हैं कमलेश की बात तो पिता को उसको पैरों तले ज़मीन के सट जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों कमल बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के पास जाते हैं। जाने के बाद अपनी पत्नी से वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता भी कायम नहीं की थी, फिर तुम्हारे पास बच्चा कैसा है। मंजू कुछ भी नहीं बोलती है और इस तरह से कमल काफ़ी गुस्से में एक बड़ा कदम उठा लेता है। वो किचन की ओर जाता है। जाने के बाद एक सरिया वाली रड होता है लोहे की, वो रड को गर्म करने लगता है। गर्म करने के बाद उस रड को अपनी पत्नी के अनहोनी जगह पर वो डाल देता है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी की चीख कर ज़ोर ज़ोर से उनकी वहीं पर चिल्लाने लगती है। तभी कुछ क्षण बाद उसकी पत्नी की एक तो बच्चा था और दूसरी ओर उसकी पत्नी, दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद इस घटना स्थल पर पुलिस आते हैं। पुलिस आने के बाद केस को जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद कमल को अरेस्ट किया जाता है, उन पर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं, उनके सलाखों के पीछे हमेशा के लिए भेज देते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल को एक तो गुस्सा था कि मेरी पत्नी ने इतनी गंदी घटिया कदम उठाए है, इनसे तो मेरा कहीं का हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। कमल जेल जाकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं किसी के चार दीवाली के पीछे छिपा हूँ, अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अपने पत्नी के इस करतूत को सज़ा दे दी है। कमल उस पुलिस वालों को हंसते हुए कहते हैं कि आपने मुझे बिल्कुल भी अच्छा किया है, मैंने इसे जाहिर बेशरम औरत के साथ हमने ये कदम जो उठाया है जो वाकई में अपने आप के लिए हमने सही किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमल ने यह सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। जहाँ तक इस कहानी से यही मतलब निकलती है कि कमल को पत्नी के साथ ऐसा करने से पहले कमल अपनी गलती को दोहरा देता। दरअसल कमल अपनी शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं मनाया जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने ये गलत कदम उठा ली है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कमल को गलती थी या उसकी पत्नी को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना मेरा कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगली कोई कहानी में। और वीडियो को भी तब लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।